स्वागत है आपका लॉजिकल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं नितिन शर्मा। आज बात करेंगे हम मिलकर के 2023 में सीबीएसई एग्ज़ाम बोर्ड में आए हुए डी एंड एफ ब्लॉक के सभी क्वेश्चंस के ऊपर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी लॉजिक्स हैं, कंसेप्चुअल लॉजिक्स हैं, उन सब के बारे में समझेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि उनके एनालॉजिकल क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो कि है which of the following ion is expected to completely colorless in aqueous solution। देखिए, सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि जहां पर भी एक्वस सॉल्यूशन आता है ना, जहां पर भी एक्वस सॉल्यूशन आता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहां पर हम उस पर्टिकुलर सोल्ट को जब भी वाटर में डालते हैं तो वहां पर एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम +3 है, वेनेडियम +3 है और स्कैंडियम +3 है और क्रोमियम +3 है। अब देखिए, कलरलेस है या नहीं है, कलरलेस है या नहीं है, इस बात का जो जवाब देता है वो हमें देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अपने को सिंपल ये देखना है कि अगर किसी भी आयन के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर्ड होगा। अगर पैरा प्रॉपर्टीज जो है वो डायमैग्नेटिक है तो वो कलरलेस होगा। अपने को सिंपल यही बातें देखनी है, वो कलरलेस होगा। पैरामैग्नेटिक कलर्ड होने के लिए वहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतना हो सकता है। और कलरलेस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का 0 होना जरूरी है। यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने को इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बस यही देखना है कि ये जो टाइटेनियम +3 है और वेनेडियम +3 है, स्कैंडियम +3 है, क्रोमियम +3, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, अगर हम वेनेडियम की बात करें, ओनली टाइटेनियम की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है 22, आर्गन 18, 3d2 4s2। और वहीं पे अगर टाइटेनियम +3 की बात करें, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमारे जाएंगे S से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा D से, यानी आर्गन 18 3d1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3 एंड 1। इसका मतलब n = 1 है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक हो गया इसका मतलब दिस इज कलर्ड, इसका मतलब दिस इज कलर्ड। नाउ सेकंड ऑप्शन इज वेनेडियम +3। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, आर्गन 18, 3d3 4s2। वेनेडियम +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा D से। तो इसका मतलब आर्गन 18 3d1, आर्गन 18 3d1। यहाँ पर भी जो 3d2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रहेंगे 1 and 2। इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक का होने का मतलब सीधा दिस इज कलर्ड। नेक्स्ट इज स्कैंडियम +3।
स्कैंडियम प्लस 3 से पहले स्कैंडियम देख लेते हैं। स्कैंडियम इज आर्गन 18, एटॉमिक नंबर इज 21, आर्गन 18 3d1 4s2। स्कैंडियम प्लस 3 की बात करेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, बचेगा क्या? ओनली आर्गन 18। और आर्गन 18 अपने आप में एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। अगर 0 है तो दिस विल बी डायामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कलरलेस। वहीं पे लास्ट ऑप्शन हमारा है क्रोमियम प्लस 3। क्रोमियम प्लस 3 से पहले क्रोमियम देख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और 24 at electronic configuration will be argon 18 3d5 4s1। और क्रोमियम प्लस 3 का मतलब है, क्रोमियम प्लस 3 का मतलब है आर्गन 18 और 3d4 सॉरी 3d3। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 सॉरी 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने की वजह से इसका मतलब पैरा मैग्नेटिक, और पैरा मैग्नेटिक होने का मतलब है दिस विल बी कलर, will be color। तो ऑप्शन विल बी स्कैंडियम प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइड प्रिसाइज साइंटिफिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। प्रिसाइज why they exhibit a wide range of transition metals का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल का मतलब है, ट्रांजिशन मेटल का मतलब है कि हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक में भी मोस्टली जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दीजिए, आपको कलेक्टिवली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सभी में हमारे पास इनर कोर की ऑर्बिटल्स है, और फिर होती है हमारे पास पेनिट्रिमेट शेल n-1d, और फिर होती है हमारे पास आउटर पोर्शन दैट इज ns। 3d 4d और 5d सभी के अंदर यही इंक्लूड होगी, क्योंकि इन सभी के बीच में, क्योंकि इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में, इन सभी के मतलब n-1d पेनिट्रिमेट शेल और आउटर कोर शेल के अंदर जो एनर्जी गैप जो होता है, जो एनर्जी गैप जो होता है इज वेरी वेरी लो, एनर्जी गैप बहुत लो होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बिटवीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन n-1d एंड ns बिकम इजी, आसान हो जाता है। और इसी वजह से जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के अंदर वेरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट चेंजेस, और वो मल्टीपल होती है, मल्टीपल होती है। एग्जाम्पल इसी के कोरस्पॉन्डिंग सवाल और बन सकता है यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला जो 3D के अंदर जो है वो है मैग्नीज, जो +2
+3 +4 +5 +6 और +7 को शो करता है। अगर वैसे ओवरऑल बात कर रही ओवरऑल बात करेंगे आप, तो ओवरऑल जो होता है वो हमारा होता है ऑस्मियम, और वो +8 के अंदर होता है, +8 के अंदर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप स्टार लगा के लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड। ये इसकी देखिए दो चीजें अपने को एक तो ट्रिक समझनी है। अगर कहीं पर भी E0 Mn+3 और Mn+2 पूछ लें, Mn+2 पूछ ले, तो अपने को ध्यान रखना है कि E0 ऑफ मेटल +3, ओवरऑल मेटल +3, कोई भी मेटल +3 और मेटल +2, अगर ये आपके सामने आ जाए तो आपको सिंपल ये देखना है कि ये इसका मेटल +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है या मेटल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, किसका स्टेबल है, किसका ज्यादा स्टेबल है, वो अपने को चेक। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सिचुएशन बनेंगी, आइदर मेटल +3 का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, या मेटल +2 की ज्यादा होगी। अगर मान लो पहला केस नंबर 1, अगर मेटल +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है मेटल +2 से, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सिंपल सा जो E0 की वैल्यू होगी दैट विल बी मोर नेगेटिव, हमेशा। ये यूनिवर्सल समझ लीजिए आप इस बात को। केस नंबर 2, ये ज्यादा नेगेटिव में होगी, आप इसको यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं कि ज्यादा नेगेटिव होगी, और ज्यादा नेगेटिव को आप ये भी कह सकते हो कि लो होगी, लो। केस नंबर 2, केस नंबर टू के अंदर आप यहां पे कर लेते हैं केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मेटल +3 जो है वो लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कम है तो उस केस में जो E0 की वैल्यू जो है मेटल +3 से मेटल +2 वो या तो लेस नेगेटिव होगी, और या फिर हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, मे भी हो जाए। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम पिछली बार चलिए यही तो सवाल है जो हम पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसके लिए एक्सेप्शनली हाई होती है, हाई का मतलब लेस नेगेटिव का मतलब हाई होती है एज कंपेयर टू ये इसके, तो पॉजिटिव भी हो सकती है। आपने को अब यही देखना है कि एक बार हम कर लेते हैं मैग्नीज का, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 25 होता है, आर्गन 18, 3d5 4s2, मैग्नीज +2 का होता है आर्गन 18 3d+2 का मतलब है कि 2s से जाएगी तो 3d5 4s 0, और मैग्नीज +3 का मतलब होता है कि आर्गन 18 3d को देखिए। अब
समझने वाली सिंपल सी बात ये है, समझने वाली सिंपल सी बात ये है कि जब हम मैग्नीज प्लस 2 को देखते हैं तो मैग्नीज प्लस 2 जो है वो स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हम प्लस 2 से प्लस 3 में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। स्टेबिलिटी इज डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3d5 था, यहाँ पे 3d5 था और यहाँ पे 3d4 है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है इसका मतलब हमें ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि मैग्नीज प्लस 2 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मैग्नीज प्लस 3। इसका मतलब हमारा जो केस बन रहा है वो बन रहा है केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते आ रहे हैं ये आपको पता ही है, यानी या तो नेगेटिव होगी लेस, यानी लेस नेगेटिव होगी, या हाई होगी, या उसको हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव होगी। यूसी का एक केस है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम टू सेम एनालॉजी आप प्लस 2 के लिए लगा सकते हो। प्लस 2 में आपको बस ये समझना है कि वहां पर जो ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू जो है वो प्लस 2 से 0 में जाएगी। तो अगर प्लस 2 ज्यादा है 0 से तो ये बनेगा केस नंबर 1, और अगर m प्लस 2 कम है m0 से तो वो बनेगा केस नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और हमें देखिए ये सवाल पिछले साल भी ऐसे ही आया था, लेकिन बस उसमें पूछा था कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। इस सवाल पहला जो पार्ट है वो सेम है कि व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पर दूसरे में उसने एक स्पेसिफिक 3 कॉन्सिक्वेंसेस में से एक कॉन्सिक्वेंसेस उठा के और ये पूछ लिया कि उन पर्टिकुलर सेज के ऊपर इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर क्या होगा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई लेफ्ट स्कैंडियम से जिंक यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो साइज है जो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन साइज जो हो रहा है वो हो रहा है डिक्रीज, बट इट इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीज होने की वजह जो है, उसके रीजन जो है डिक्रीज होने का वो है हाई न्यूक्लियर चार्ज, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब ये हो क्यों रहा है वो समझिए। जब हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथेनॉइड्स के अंदर सबसे पहले एंटीपेनिट्रिमेट शेल होती है, आफ्टर इनर कोर वाली जितनी शेल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है n-1d और देन होता है हमारे पास ns। जब लेंथेनॉइड की बात करते हैं तो ये जो होता है ये 4f होता है, ये 5d होता है और 6s होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब इनके ऑर्डर का, जब इन ऑर्बिटल्स के डिफ्यूजन ऑर्डर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 4f का डिफ्यूजन ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डिफ्यूज और सबसे ज्यादा फैलते 4f ऑर्बिटल के अंदर है, फिर 5d में फैलते हैं और सबसे कम फैलते हैं 6s में। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि 6s जो है वो स्फेरिकल होती है, और स्फेरिकल जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है उनके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और 4f जो ऑर्बिटल होती है वो बहुत ज्यादा
मतलब वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऑक्टाहेड्रॉन के जैसी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर डलते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी फैलने की वजह से जो इसकी फैलने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, और यहाँ पे लगते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स जो पहले यहाँ पर थी, अब वो ऑर्बिटल्स खिसक करके आ जाती हैं कहीं यहाँ पर। अब ऐसा होने पे नई अगर फोटो बनाएंगे हम, तो वो हमारी नई फोटो कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ पर सेम न्यूक्लियस है, यहाँ पर n-2f है, यानी 4f है। सीधा हम 4f ही लिख देते हैं क्योंकि लेंथनॉइड की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली लेंथनॉइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4f है, और जो पहले यहाँ पे कहीं था, अब वो खिसक के यहाँ पे आ चुका है, और जो पहले कहीं यहाँ पर था अब वो खिसक करके यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई पहले इतनी होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, अब वो हमारे पास केवल और केवल रह जाती है इतनी। और हमें पता है अगर इसको हम r बोले और इसको r डैश बोले तो r डैश इज लेस देन r, इसलिए साइज डिक्रीज होता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का सेकंड जो हिस्सा है वो कहता है कि हमारे जो 4D सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D, यहाँ पे कोई नो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जब 4D की बात करते हैं तो वहां पे जो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है पर 5D। यहाँ पर जो एटॉमिक साइज जो होता है वो इक्वल टू हो जाता है 5D के, या हम कह सकते हैं इक्वल टू 5D हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जो इम्पैक्ट पूछा है 4D और 5D के आयनिक साइजेस में, उसका मतलब ये है कि जो इनका साइज है वो सिमिलर हो जाता है। इनका साइज जो है इक्वल बोल सकते हैं या सिमिलर साइज भी बोल सकते हैं, आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो। सिमिलर साइज हो जाता है, और सिमिलर साइज होने की वजह से दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट। This was the last question. Thank you so much for joining. Have a good day. Thank you so much. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।